आज के इस खास वुमेन्स डे प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी गेस्ट आकांक्षा मैम का मैं सर्वप्रथम यहाँ पर मंच पे स्वागत करना चाहूँगी। मैम, आपका हार्दिक स्वागत है कि आप हमारे लिए अपना कीमती समय निकाल कर आए और यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी। मैं बहुत-बहुत स्वागत धन्यवाद आपका। मैं स्वागत करना चाहूँगी आज के मेरे साथ मेरे सहयोगी और स्टडी विथ वीआई टीम के प्रेसिडेंट अमित सर का, जो मुझे सहायता देंगे इंटरव्यू कंडक्ट करने में। सर, आपका भी हार्दिक स्वागत है। थैंक यू मैम एंड आकांक्षा मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारे देखने वाले यूट्यूब के फैंस को धन्यवाद शुक्रिया कहना चाहूँगा और आज सभी को विश्व महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, महिला दिवस हम मनाते तो हैं प्रत्येक वर्ष, परंतु 8 मार्च के बाद फिर 9 मार्च को याद ही नहीं रहता कल कुछ था भी। तो इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। अभी जो वर्तमान स्थिति महिला सशक्तिकरण में समाज की भूमिका और शिक्षा, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ आकांक्षा मैम है, जो हमारी टीचर हैं। आज जो भी देख पा रहे हैं, मैं यूट्यूब पे आप सभी के साथ संवाद करता हूँ और जो भी मुझे कंप्यूटर में अभी आ रहा है, इन्हीं की योगदान है। आकांक्षा मैम हमारी कंप्यूटर टीचर हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और जानेंगे बहुत सारी बातें। सो सीजन मैम, ओवर टू यू। आप क्वेश्चन पूछिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और सही कहा सभी ने कि वुमेन्स डे के दिन सिर्फ महिलाओं की रिस्पेक्ट की जाती है, उसके बाद उनकी शिक्षा एवं समाज में उनकी स्थिति सभी उनसे तो सभी परिचित है ही। तो आकांक्षा मैम से मैं सर्वप्रथम कहूँगी कि वे अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे दें, वे कहाँ से बिलॉन्ग करती है और वे करंटली अभी क्या कर रही है, ताकि हमारी ऑडियंस भी उन्हें जान सके। देखिए, मैं अभी लखनऊ से बिलॉन्ग करती हूँ और अभी मैं इंडियन बैंक में एज़ अ जूनियर असिस्टेंट वर्क करती हूँ और हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन, और एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म भी है, जहाँ पर बहुत सारी क्लासेस होती हैं, लाइक इंग्लिश की, कंप्यूटर की और एंड्रॉयड की। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम अपने छोटे से और इन्फॉर्मेटिव इंट्रोडक्शन के लिए। तो मैम, जैसे कि आपने कहा कि आप लखनऊ से बिलॉन्ग करती हैं, तो मैं आपसे सर्वप्रथम ये जानना चाहूँगी कि क्योंकि आप लेट ब्लाइंड पर्सन हैं, तो जब आप अ, इस ब्लाइंड फील्ड में आई, तब आपको अवेयरनेस होते टाइम कितनी मुश्किल आई? मतलब क्या आपको आसानी से चीज़ों के बारे में पता चल गया था या फिर आपको मुश्किलें आई? क्योंकि यूपी जैसे नहीं। स्टेट्स कम फैसिलिटीज़ है, हाँ, ऐसा हाँ, मैंने राइट। सुना है। बहुत मुश्किल आई जब मैं रिसेंटली ब्लाइंड हुई थी, तब तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आई वो मेरी पढ़ाई को लेकर के आएगी, क्योंकि आफ्टर 10th हुआ, फिर 11th तो चलो निकल ही गया ख़ैर। जब मुझे 12th में एडमिशन लेने की बात आई, तो बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जो एडमिशन नहीं ले रहे थे। जहाँ पे उन्हें लग रहा था कि यार ये तो ब्लाइंड है, इसको मैं कैसे पढ़ाऊँगा या पढ़ाऊँगी। और बहुत से लोगों ने बोला कि तुम पढ़ के करोगे क्या? और कैसे पढ़ाई होगी? फिर मेरी फैमिली का सबसे ज़्यादा सपोर्ट था उसमें। तो फिर पता किया गया, आरएसवीआई एक एनजीओ है जहाँ से हमने ब्रेल और कंप्यूटर सीखा और फिर एडमिशन हुआ। एडमिशन भी इसी बेस पे हुआ था कि मतलब पहले एंट्रेंस हुआ कि आपका क्या लेवल है, उसके भी यहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था, कैसे आप पढ़ाई करोगे, कैसे एग्ज़ाम दोगे? क्योंकि तब तो मुझे ये भी नहीं पता था कि अ, मतलब राइटर के थ्रू एग्ज़ाम दिया जाता है। तो प्रॉब्लम तो बहुत आई, हर चीज़ में पढ़ाई को लेकर के प्रॉब्लम आई, फिर आगे और भी स्टडी की, लाइक ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, तो ग्रेजुएशन में भी एलयू में एडमिशन लिया, तो वहाँ पे भी
हालाँकि वहाँ पे तो ब्लाइंड टीचर भी हैं, लेकिन वहाँ पे भी प्रॉब्लम आई कि पहले तो मेरा था प्लान बीसीए करने का, तो ये हुआ कि आप कैसे करोगे? तो हार के आके फिर मैंने बीए ही किया। तो वहाँ भी टीचर्स ने बोला कि आप कैसे पढ़ाई करोगे? कैसे क्या होगा? तो मुश्किल तो आती ही आती है, क्योंकि तब तो मुझे भी नहीं पता था शुरू-शुरू में। जब चीज़ें पता चलती गईं, जब राइट्स पता चलते गए तब जा कर के लगा कि हाँ, अब सब ठीक है, अब हम बोल सकते हैं क्योंकि अब चीज़ें पता चल गई हैं। ओके, थैंक यू मैम। मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आपने चलो इतनी सारी मुश्किलें हुई, आपने अपनी ग्रेजुएशन पीजी कंप्लीट की, वहाँ से फिर बैंक में जॉब लेना, क्या मतलब ब्लाइंड होने से पहले ही आपका एक ड्रीम था कि मुझे बैंक में जॉब चाहिए या फिर बाद में आपके ड्रीम्स चेंज हो गए? और बैंक में ऐसा भी कहा जाता है कि ब्लाइंड को ज़्यादा काम करने नहीं दिया जाता, उनकी एबिलिटीज़ पे डाउट किया जाता है, तो क्या ये सिचुएशन आपने खुद ने फेस की है? हाँ, बहुत सही सिचुएशन आई। देखो अगर मैं ब्लाइंड से पहले की बात बताऊँ तो मेरा तो ड्रीम कुछ और था और ब्लाइंड होने के बाद मैंने आरएसवीआई एनजीओ में ही एज़ अ आईसीटी इंस्ट्रक्टर मैंने जॉइन किया था। तब मुझे मतलब अगर देखा जाए बहुत लोगों ने बोला था कि टीचर बन जाओ, तो मुझे टीचर बनना नहीं पसंद था। लेकिन अब धीरे-धीरे फिर उसी काम को मैंने करना शुरू किया तो मज़ा आया। फिर सिलेक्शन हुआ मेरा इंडियन बैंक में और आपने बिल्कुल सही कहा कि बैंक में जो है कोई काम नहीं करने दिया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हमारी इमेज जो है ऐसी बना दी है और ब्लाइंड फील्ड में ही बनी है, ब्लाइंड ने ही बनाई है कि उन्हें कुछ नहीं करना होता। तो मैनेजर हो चाहे एबीएम्स हो, तो उनको लगता है कि नहीं यार ये क्या कर सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता है ना अपने लिए जब फाइट करो, अपने लिए कुछ बोलो तो लोग सुनते हैं। तो ये मेरे साथ स्टार्टिंग में बहुत हुआ। इवन मैं तो ये सोच रही थी कि यार मैं क्यों नहीं बैंक में आ गई, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जब मैंने वहाँ पे दिखाया अपना मतलब प्रेज़ेंटेशन दिया वहाँ पे कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, मैं चीज़ों को उन्होंने मतलब मुझे ज़बरदस्ती माँगना पड़ता था कि भई मुझे काम दो और मैं करके दूँगी आपको। फिर उन्हें विश्वास हो गया कि नहीं ये कर सकती है। तो अब मुझे इतना सारा काम दिया जाता है, लेकिन आज भी बहुत सारे बैंक में ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल कुछ भी नहीं करते, 10-10 साल से काम कर रहे हैं, सिर्फ़ ऐसा फॉर्म्स बाँटते रहते हैं। तो वही चीज़ है कि अपने लिए बोलना पड़ेगा, किसी फ़ील्ड में जाओ, कहीं भी जाओ, अपने लिए जब तक नहीं बोलोगे तब तक सामने वाला आपकी नहीं सुनेगा। मैम आप जब जॉइनिंग की तो बहुत सारे मैंने देखा है जब ब्लाइंड जॉइन करते हैं तो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस कुछ और ही होता है। जैसे बैंक में जॉइन कर रहे हैं तो आप मैनेजर के पास जब आप जॉइनिंग लेटर लेके जाते हैं, तो फिर एक्सप्रेशन कुछ और ही होता है। तो आप अपना थोड़ा बताइएगा फर्स्ट डे का आपका एक्सपीरियंस अ, क्या है? फर्स्ट डे का तो मेरा बहुत खराब गया था क्योंकि मैं जब केबिन में गई और उन्हें जॉइनिंग लेटर दिखाया तो सीधा मेरे मैनेजर साहब बोले कि आपको ये ब्रांच किसने दे दी? आपको बैक ऑफ़िस देना चाहिए था, आप यहाँ पे क्या काम कर पाओगे? मतलब मैं तो सोच के निकली थी घर से कि आज का दिन तो मेरा बहुत अच्छा जाएगा। फिर मैंने उनको बताया सर मुझे कंप्यूटर आता है, मुझे कंप्यूटर पे कुछ भी वर्क दे सकते हो, नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी जितनी भी है मैं कर सकती हूँ। आप मुझे काम दोगे तब मैं करके दिखाऊँगी ना आपको। तो फर्स्ट डे तो मेरा ऐसा गया था कि मतलब सीधा अगर कोई भी आपको सुबह-सुबह बोल दे ना कि आप ये काम नहीं कर सकते हो। अच्छा मेरी क्या आदत है कि मुझे ना पसंद नहीं है, मतलब ऐसा कोई काम नहीं है कि जो पॉसिबल ना हो। नहीं होगा तो मैं छोड़ दूँगी, लेकिन आप दो तो। तो मैनेजर साहब का सीधा एक क्वेश्चन यही था कि आपको ब्रांच किसने अलॉट कर दी? आपको तो बैक ऑफिस मिलना चाहिए था। और फिर आप क्या किया? वो जॉइनिंग कैसे हुआ फिर आपका? मैंने जॉइनिंग हुई। फर्स्ट डे तो मुझे कोई केबिन नहीं मिला था, बट मैं फिर अपना सिस्टम भी नहीं था, तो मैंने सिस्टम के लिए पहले अप्लाई किया कि भई ज़ेडो फॉरवर्ड किया, एक मेल बनाया। वो लेटर को मैंने ज़ेडो फॉरवर्ड किया, फिर वहाँ से सिस्टम आते-आते मुझे सिस्टम मिला नवंबर में। तो उससे पहले मैं अपना लैपटॉप यूज़ करती थी। तो लिस्ट विस्ट डाउनलोड करना सीखा जब मैं कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट में आई इंडियन बैंक के, तो वहाँ से लोगों को फ़ोन कर के पूछती रहती थी कि भई और क्या कर सकते हैं, कैसे क्या होता है?
तो फिर जब वो मैंने उनको बोला कि सर मैं ये काम कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे दिया, मैंने करके दिया उनको। तब उन्हें ट्रस्ट हुआ कि हाँ, ये बंदी काम कर सकती है। तब मेरा जब सिस्टम आया तब मुझे और भी काम मिल गया कि जैसे लाइक पासबुक प्रिंटिंग का काम है, ये मतलब बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कर सकते हैं। स्टार्टिंग तो मेरी बहुत खराब गई थी। बहुत सारी ऐसी भी कंप्लेन आती है, जैसे जॉब करने गए, ड्यूटी करके पूरा करके आ गए, फिर बाद में शिकायत करते हैं, नहीं-नहीं मेरे साथ तो कोऑपरेट ही नहीं किया जाता है, ना तो स्टाफ, ना तो और कोई कोऑपरेट करता है। तो इसमें नहीं, आपका नहीं, क्या? टच वुड तो मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है, अभी भी मेरे को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करता है। मतलब आप ये मान के चलो कि जब मेरे पास लैपटॉप नहीं था तो बहुत सारे लोगों को सुनते थे ना कि नहीं मैनेजर ने बोला मैनेजर टॉन्ट करते हैं और ऐसा है स्टाफ टॉन्ट करता है कि आप तो ब्लाइंड हो, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा जो स्टाफ था बहुत अच्छा है, अभी भी बहुत हेल्प करता है और हमेशा मोटिवेट ही करता है। पर स्टार्टिंग में मैनेजर साहब को शायद पता नहीं था चीज़ें, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। हालाँकि अब तो मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कहते हैं कि हाँ यार, आकांक्षा है जो कर सकती है और जो करके देती है सॉलिड काम। तो ठीक है, स्टार्टिंग में उन्हें पता नहीं देखो बहुत सारी चीज़ें ना बहुत से लोगों को नहीं पता होती है, स्पेशली ब्लाइंड फील्ड के बारे में उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता है। तो फिर उनको नहीं पता था, उन्होंने बोला उस टाइम। तो मुझे लग रहा था कि यार मेरा क्या होगा बैंक में आ तो गई हूँ, कैसे क्या होगा क्योंकि मैनेजर तो ऐसे बोल दिए। यही सब था। वही बात है, जब कहते हैं आप कुछ करना चाहो, आप मन से, दिल से आपके पास 58% कुछ करने की इच्छा हो, आप चाहते हैं कि नहीं stop recording, check. मेरे Start से voice mode. ये वर्क होगा, तो आप घबराएँगे, डरेंगे तो नहीं होगा। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ़ कहते हैं नहीं, मैं तो करना चाहता हूँ लेकिन डिपार्टमेंट ही लिया मना। नहीं जाता। हाँ, हाँ, तो राइट। आप वर्क लेके देखिए, बिल्कुल आपको मिलेगा, अपना अधिकार के लिए आप लड़िए, बिल्कुल मिलेगा। मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा जो भी देख रहे हैं आप सभी, जब मैं फर्स्ट टाइम कंप्यूटर सीखने की स्टार्ट किया था, तो मुझे बिल्कुल कुछ आता नहीं था, बोरिंग सा लगता था। सभी जानते हैं, जब इतनी प्रॉब्लम होती थी, मुझे तो लगता था मैंने मिस्टेक कर दिया मैंने कंप्यूटर खरीद के, मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है। और तो और कीबोर्ड ओरिएंटेशन ख़ासकर नहीं आता था। फिर अ, यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहेंगे ऑफ़िशियली शुभम सर और ऐसे मेरे फ्रेंड हैं। तो इन्होंने आकांक्षा मैम से बात किया और फर्स्ट टाइम मुझे लगा आकांक्षा मैम का जब फर्स्ट क्लास मैंने किया, कंप्यूटर का इंट्रोड्यूस हुआ, फिर मुझे लगा कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। फिर वर्ड अच्छे से बताएँ, फिर मुझे मेल मर्ज में प्रॉब्लम हुआ। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक मैं परेशान रहा, फिर भी मेरे से नहीं हो पाता था। रियल ये है कोई दूसरी टीचर होती तो इरिटेट हो जाती, लेकिन आकांक्षा मैम जितनी बार पूछते थे, बताती थी, कॉल पे भी, मैसेज पे भी, नाइट में भी, कभी भी। तो ये होती है आप कुछ भी करना चाहो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेशेंस रखें और कूल माइंड हो क्योंकि कई बार होता है सब इतने हाई हो जाते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि करूँ क्या? यस मैम। नहीं, वो सीखने वाले पे बात-बात भी डिपेंड करता है ना कि अब जो है आप सीखने वाले में से थे। देखो जब सीखने वाला अगर बिल्कुल लगा पड़ा है कि नहीं मुझे सीखना है, तो सिखाने वाले को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? टीचर का काम ही यही होता है कि स्टूडेंट अगर 1 बार नहीं आया, 10 बार नहीं आया, 100 बार नहीं आया तो आपको बताना पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं मैम, आपको नहीं लगता है कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट तो सीखना चाहता है, बट टीचर की वजह से स्टूडेंट भी छोड़ देता है क्योंकि एक बार क्वेश्चन किया, सर एमएस वर्ड क्या होता है? मैम एमएस वर्ड क्या होता है? एक बार वो रिपीट कर देते हैं शॉर्ट में, सेकंड बार पूछने जाओ तो तुम्हें एमएस वर्ड जानना है? फिर मतलब एक अलग-सा बिहेव हो हुँ, जाता है, तो हुँ। टीचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मुझे लगता है मैं जो भी कर रहा हूँ अभी आपका बहुत बड़ा रोल है। इसमें आप क्या कहती हैं? टीचर को किस तरह से बिहेव करना चाहिए? देखो टीचर्स को जो है पेशेंस होना चाहिए कि अगर स्टूडेंट आपका पूछ रहा है और 1 बार नहीं 10 बार पूछेगा, 100 बार पूछेगा, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक पूछेगा। तो उसका फर्ज़ ही है टीचर का कि आप बताओ। और अच्छा हमारी फ़ील्ड में क्या है कि स्पेलिंग का बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैंने कई जगह मैंने क्लास लेने के लिए जब जाती थी, लोग बोलते थे कि मैम आके क्लास ले लीजिए। तो उसमें से कुछ टीचर्स को मैंने ऐसे देखा था कि
अ, मतलब सामने वाला स्पेलिंग पूछ रहा है, तो ऐसे बोल देते कि अरे तुम इस लेवल के हो, तुम्हें स्पेलिंग नहीं आती? अरे नहीं आती तो बता भी सकते हो ना। टीचर का ये होता है कि अगर स्टूडेंट को कुछ भी ना आए, तो आप उसको बता दो। अब ये थोड़ी ना कि आप बोलो कि अरे तुम इस लेवल के हो, तुम्हें ये नहीं आता। ये तो गलत चीज़ है ना। और पेशेंस होना चाहिए, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई भी हो, पेशेंस सब में होना चाहिए। देखो, अगर हमारे पास पेशेंस होगा ना, तो हम हर काम कर सकते हैं, है ना? और करवा भी सकते हैं। तो ये सारी बिल्कुल मैम, चीज़ें हैं। नहीं आता है तभी तो सीखने जाते हैं, तभी तो टीचर वही जो चीज़ है है। वहाँ पे जाते हैं और आप ही ये बात बोले कि नहीं, तुम्हें आता ही नहीं है, तो फिर वो तो घबरा के दूसरे दिन से जाएगा हाँ, नहीं फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। यस, सेजल मैम आप पूछ रहे थे, सॉरी। हाँ, यस। आकांक्षा मैम टीचर, क्योंकि यहाँ पे टीचर की बात हो रही है तो उसी संदर्भ में एक मेरा सवाल है। क्योंकि मैं भी टीचिंग फील्ड से रह चुकी हूँ, तो कई बार होता क्या है कि आप जब क्लास में एडमिशन करवाते हो इंटरव्यू लेके, तो आपकी क्लास में सारे स्टूडेंट्स एक समान होते हैं ऐसा आपको लगता है, और जब आप आगे चल के क्लास लेने लगते हो तो कई बार होता है कि अगर क्लास में 10 बच्चे तो 2 आगे निकल जाएँगे, 2 मीडियम स्पीड पे रहेंगे, 2 पीछे रहते हैं। और होता हुँ। क्या है कि कई बार जब आप दूसरों के अंडर काम करते हो तो आपको ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि तुम इनकी बैच अलग कर दो, तुम इनको मत हाँ, पढ़ाओ, हाँ। इनका एडमिशन जी, कैंसल जी। करवा दो। तो इस मामले में हुँ। आपका क्या कहना है? ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे? देखो, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा एक ही मतलब समान ही हो, है ना? किसी का कुछ लेवल अलग होगा, किसी का कुछ अलग होगा। तो अब ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो ऑर्डर देगा कि भई इस लेवल का बच्चा है, आप इस लेवल के 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे को एक बैच में रख लो। तो उसमें क्या होगा कि पढ़ाना थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। 10 बच्चों में से अगर 2 बच्चे बहुत स्पीड में भाग रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि 8 बच्चे पीछे रह जाएँगे, है ना? फिर वो और एक ये भी तरीका होता है कि टीचर भी मैनेज कर लेते हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि जहाँ पे 2 अच्छे बच्चे होंगे और अगर 8 बच्चों का लेवल थोड़ा डाउन होगा, तो मैनेज कर लेते हैं, चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करता है। ओके। अभी जैसे बैंकिंग का आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, आप जैसे शायद ही बहुत कम लोग होते हैं जो अपने लिए फाइट करते हैं और अपना काम खुद से करते हैं। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं ब्लाइंड में। अभी लॉकडाउन की बात जो चलती है, ये बहुत फेमस सेंटेंस हो गया है सबके मुँह पे कि एक तो ब्लाइंड राइटर को पैसे खिला के बैंकिंग की एग्ज़ाम क्लियर करता है। लॉकडाउन में वो हुँ। घर बैठे फ्री की सैलरी खा रहे थे, ठीक है? तो इस बात पे आपका क्या कहना है? उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगी जो अपने लिए फाइट नहीं करते, बस जाते हैं, आते हैं और उनको फ्री की सैलरी मिल जाती है? क्योंकि उन्हें कुछ काम नहीं करना होता। उनके दिमाग में ये चीज़ भरी होती है कि नहीं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। देखो, सिम्पैथी देखी जाए एक अच्छी भी चीज़ है, एक बुरी भी चीज़ है ना? तो वो सोचते हैं कि सब हमें दया के भाव से देखें, क्योंकि हम ब्लाइंड हैं और कोई हमसे काम ना ले क्योंकि हम ब्लाइंड हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ बैंक में जो 10-10 साल से जॉब कर रहे हैं, फ्री की सैलरी ले रहे हैं और कोई काम नहीं करते हैं और स्केल 1 स्केल 2 यानी पीओ और सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर है और उन्हें कुछ भी नहीं आता, सिर्फ़ फ्री की सैलरी ले रहे हैं और मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने मेरे से बोला, "अरे मैम काम करने की क्या ज़रूरत है? गवर्नमेंट तो आपको सैलरी देगा ही देगा और मैं तो 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ।" मैंने कहा, "सर आप 10 साल से नौकरी कर रहे हो, मैंने तो बोल देती हूँ ना।" तो मैंने बोला कि, "सर आप तो 10 साल से नौकरी कर रहे हो और अभी तक क्या आपको सिस्टम नहीं मिला, आपने कभी अप्रोच नहीं किया इस चीज़ के लिए, कभी आपने फाइट नहीं की अपने लिए कि भई आप 8 घंटे की ड्यूटी करना और वो भी फ्री रहना पूरे टाइम 8 घंटा। जो वर्किंग होगा उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा, जैसे कि मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम था स्टार्टिंग में 1-2 दिन जब मेरा 8 घंटा मेरा ऐसे ही गया ना तो मुझे बहुत इरिटेशन सी होने लगी थी। लेकिन लोग इरिटेट नहीं होते, उन्हें लगता है कि बस गवर्नमेंट पैसा देगा और क्या ज़रूरत है काम करने की, ब्लाइंड तो हम है ही हैं। एक ही एक्सक्यूज़ दे देंगे, भई हम ब्लाइंड हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। तो लोगों की ये इमेज बन गई है और ऐसे लोगों की वजह से ही
जो काम करना चाहते हैं, उन्हें काम नहीं मिलता है, उन्हें फिर अपने लिए फाइट करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो इस पीरियड में होती हैं। थोड़ा इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आप सभी से बताना चाहूँगा, इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन एक यूट्यूब चैनल है और मैम इन्फोटी रिहैबिलिटेशन के माध्यम से पढ़ाती भी हैं, इंग्लिश, फ़ोन, कंप्यूटर और बहुत सारी चीज़ें जो मैम खुद बताएँगी। इवन जब आप जुड़ेंगे इनसे तो काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको और आपको लगेगा नहीं मेरे अंदर कुछ वीकनेस थी, जो स्ट्रेंथ हुआ है। जब मैं देखता हूँ मैम आर्टिकल टाइप करती हैं तो रियली पढ़कर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसा-ऐसा वर्ड जो कुछ नहीं आता। इवन इंग्लिश या हिंदी जो भी हो और इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन के एस्टेब्लिश से पहले ही मैम ऑनलाइन क्लास लेती थी, फिर बाद में इनका स्थापना हुआ। मैं जहाँ तक सही हूँ 9th सितंबर 2020 में। मैम आप कुछ बताएँगे इनके बारे में? बिल्कुल। 9 सितंबर 2020 में मैंने इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म बनाया था। पहले तो यूट्यूब चैनल शुरू किया, फिर ग्रुप क्रिएट किया गया, फिर धीरे-धीरे क्लासेस लेना शुरू की, लेकिन उससे पहले 2019 सितंबर में मैंने कंप्यूटर क्लास जॉइन की थी, थोड़ा-सा कंप्यूटर में और मुझे और भी सीखना था। तो मेरी एक स्टूडेंट थी कोलकाता की जिसका नाम शिखा था, तो मैं सीख कर के आती थी, मैं उसको सिखाती थी कि मेरा रिवीज़न हो। वो भी सिर्फ़ मतलब उसके उसके उससे जो है मैं कोई भी फ़ी-वी पे नहीं लेती थी, तो बस मैं सिखाती थी कि बस मेरा रिवीज़न हो और फिर 2020 7 फरवरी में मेरा आरएससी एनजीओ में सिलेक्शन हो गया, वहाँ पे इंटरव्यू दिया। वहाँ पे आईसीटी इंस्ट्रक्टर अ डीए डिपार्टमेंट में बन गए वहाँ पर। फिर उसके बाद फिर मैं सोचा कि चलो यार अब अपना भी कुछ करते हैं, हो सकता हो कि कुछ अच्छा चल ही जाए। तो ऐसे ही मैंने इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन की स्टार्टिंग की 9 सितंबर 2020 में। फिर धीरे-धीरे सिर्फ़ कंप्यूटर की क्लास लेती थी पहले, फिर हमारी पूरी टीम है फिर हमने ब्रेल की क्लासेस स्टार्ट की, एंड्रॉयड की क्लास स्टार्ट की, इंग्लिश की क्लास स्टार्ट की, कंप्यूटर के और भी बहुत सारे कोर्सेज़ स्टार्ट किए। तो इस तरीके से हमारा इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन चलता रहा और आप लोगों का सपोर्ट है जो 500 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। बाकी और देखते हैं क्या-क्या कर सकते हैं इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन में। इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और आप बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो आप देखेंगे जैसे कंप्यूटर के बारे में, आप फ़ोन में जो भी चीज़ नहीं आता, जैसे मेल सेंड करना हो या फिर कंप्यूटर में एक्सेल में क्या प्रॉब्लम है, क्या है, सारी चीज़ें आप देखिए। इवन आर्टिकल लिखने की जो है तरीका भी बताया गया है। आप जाकर देखेंगे तो अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील करेंगे क्योंकि बस सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉलेज से भरी पड़ी है। तो आप एक बार यूट्यूब चैनल पे जाएँ और विज़िट करें और इनका बहुत सारा ग्रुप भी है, आरटीआई, जॉब इन्फॉर्मेशन अ, बहुत सारी है तो आप इनमें ऐड हो सकते हैं। मैम अपना नंबर बताएँगी यहाँ पे या फिर जो भी होगा जॉइन होने का कुछ बताएँगी और मैम फ्यूचर में आप क्या करने वाली हैं? कुछ तो करेंगी ना इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन के साथ? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन का भी मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊँगी कि जिससे कि वो रजिस्टर्ड हो जाए। ठीक है? बाकी अ, जैसे मैंने वॉइस एडिटिंग का कोर्स किया हुआ है, तो वो उस तरीके की चीज़ें शुरू करेंगे कि जिससे कि ब्लाइंड्स को प्रॉब्लम ना हो। जो ब्लाइंड को जो चीज़ मान लो ₹40 की सीडी है, तो हमारे यहाँ कम से कम रेट में प्रोवाइड करवाई जाए। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी आगे, बाकी वक़्त बताएगा कि हम क्या-क्या कर सकते हैं ब्लाइंड पीरियड में रह कर के ब्लाइंड्स के लिए। यस सेजल मैम ओवर टू यू। अ,
धन्यवाद आकांक्षा मैम, आपकी इस यूट्यूब चैनल और आपकी इस टीम के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा और हमारे ऑडियंस के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा ये डेफ़िनेटली। तो बाकी की आप डिटेल्स ज़रूर शेयर कीजिएगा हम सबके साथ। तो मैं अब ये जानना चाहूँगी कि इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन शुरू करने की आइडिया या उसको शुरू शुरू करने के पीछे की वजह क्या थी? मतलब हर टीम जब एस्टेब्लिश होती है तो उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग पिलर होता है, वो कुछ तो रीज़न होता है। तो मैं वो रीज़न जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, अगर आप बताएँ तो? देखो, ऐसा कोई बड़ा रीज़न तो नहीं था लेकिन कोविड चल रहा था और ऑफ़िस-ऑफ़िस सारे बंद थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। अब वर्क फ्रॉम होम कितना किया जाए, फिर सोचा एक दिन बैठे-बैठे कि चलो यार कुछ शुरू करते हैं, कुछ नया शुरू करते हैं जिससे कि लोगों की हेल्प भी हो सके, कुछ लोग सीख भी सकें। तो इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन मतलब बैठे-बैठे दिमाग में आया कि चलो एक चैनल बनाते हैं और उसका नाम रखेंगे इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन। अब इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन कहाँ से आया दिमाग में कि मैं एक दिन एक आर्टिकल पढ़ रही थी बैठ कर के, उसमें इन्फोटेक का नाम था। तो मेरे दिमाग में आया कि यार इन्फोटेक, है ना? अब उसके आगे रिहैबिलिटेशन अगर ऐड कर देंगे तो बढ़िया हो जाएगा फिर तो। तो फिर हम 3-4 लोग थे, मैं एक पूनम शर्मा है, वो, कविता कुशवाहा और ये च्यवनप्रकाश शर्मा जी। तो हम 4 लोग थे और फिर हमने सोचा कि क्यों ना बात करके और स्टार्टिंग की जाती इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन की और फिर देखते हैं हम क्या-क्या कर सकते हैं, कुछ सोचा नहीं था। तो फिर इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन के नाम से एक ग्रुप तो बन गया, लोग भी ऐड हो गए। लोगों को नाम भी बड़ा पसंद आया कि भई आपने ये नाम रखा, बड़ा अच्छा नाम है। अब उसमें किया जाए? तो फिर धीरे-धीरे ये हुआ कि फिर हम लोगों ने कंटेंट बनाया कि हम क्या-क्या डाल सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। फिर चैनल क्रिएट किया गया, तो उसमें ये हुआ कि कंप्यूटर से रिलेटेड डालेंगे, एंड्रॉइड से रिलेटेड डालेंगे, कुछ हॉरर स्टोरीज़ डालेंगे जो लोगों को सुनने में अच्छी लगे। तो ये सारे कंटेंट रेडी हुए, वो अपलोड हुए, लोगों के रिस्पॉन्स अच्छे मिले और मोटिवेट हुए हम लोग कि और भी चीज़ें कर सकते हैं। फिर क्लासेस स्टार्ट हुई, इसकी वेबसाइट बन गई कि भई हमारी वेबसाइट भी है और इस तरीके से हमारी पूरी टीम ने काम किया। फिर स्टार्ट में उन्होंने वेबिनार भी करवाई थी, इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन पे ही एक वेबिनार की जैसे अ, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो, आपका आंसर मिलेगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने की और आज इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन जो यहाँ तक पहुँचा है, सिर्फ़ लोगों की सपोर्ट की वजह से कि लोगों ने बढ़ाया और हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा रन करेगा इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन। धन्यवाद मैम। अब हम आज की थीम की तरफ बढ़ेंगे और मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज वुमेन्स डे भी है, तो आप क्या कहेंगी कि वुमेन्स एजुकेशन आज कहाँ तक पहुँचा है? क्या जिस जिस जैसा दिख रहा है, क्या वही रियलिटी है या फिर रियलिटी कुछ और है? देखो, अगर बात करें हम नारी शिक्षा पर तो सबसे पहले तो हम परिवार की बात करेंगे, जो नारी शिक्षा अ, पर जो माता-पिता का रवैया है, वो बहुत नकारात्मक है। वो नकारात्मक इसलिए होता है कि उन्हें लगता है ना कि आजकल अब लड़कियाँ तो आजकल बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि वो क्या नहीं कर रही हैं। उन्होंने जो है लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया है। यूपी में अगर किसी ने टॉप किया तो लड़कियों ने टॉप किया। स्पोर्ट्स में कोई आगे आ रहा है तो लड़कियाँ आगे आ रही हैं, है ना? तो लेकिन आज भी हमारे देश में कुछ समस्याएँ, कुछ घर मतलब समस्याएँ ऐसी हैं कि अब माता-पिता सोचते हैं कि यार लड़की है, इसको क्या पढ़ाना, क्या पैसा वेस्ट करना है इसकी पढ़ाई पर कि शादी करनी है, घर जाना है इसको अलग दूसरे घर में जाना है, काम करना वही है, खाना बनाने वाला ही। और फिर उनका दृष्टिकोण भी ऐसा होता है कि भई लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ कुछ नहीं कर पाती हैं, है ना? और बहुत सारा
बहुत सारे माँ-बाप ऐसे भी मतलब अपनी लड़कियों को सामाजिक बुराइयों से बचाते हैं कि भई अगर लड़कियाँ स्कूल जाएँगी, कॉलेज जाएँगी तो वो किसी का शिकार हो गईं। तो इस डर की वजह से भी हायर एजुकेशन नहीं दी जाती है। ये सबसे बड़ा कारण है ना? बाकी तो बहुत सारे कारण हैं, अगर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे तो शायद 2-3 घंटा भी कम पड़ जाए। सही कह रही हैं मैम। हम जब सेलिब्रेट करते हैं और बड़े-बड़े स्टेज पे जाके हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता को जब देखते हैं, तो मुझे हाँ, भय लगता है वो नारी शक्ति सशक्तिकरण से, जब मनीषा वाल्मीकि जैसी लड़की को उनके परिवार के सामने जला दिया जाता है और उनके साथ बलात्कार होता है। वो बिल्कुल सही। निर्भया हत्याकांड जहाँ पे सज़ा देने में 7-8 वर्ष लग जाते हैं और फिर भी उस पे तांडव रचा जाता है, नहीं ये तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो लड़की की गलती है क्योंकि वो रात में निकली थी। तो इस हाँ, तरह से एग्ज़ाम्पल दिए जाते हैं। हमें तभी भय होता है जब एक बाप अपनी बेटी के साथ बलात्कार करते हैं और कुएँ में काट कर फेंक देते हैं। ऐसी-ऐसी जो है मामलाएँ सामने आते हैं। तो हम कैसे इस नारी सशक्तिकरण पे विश्वास करें? कैसे हम मान लें ये नारी सशक्तिकरण की जो हम बातें करते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट है। मैं एक छोटी-सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा आप सभी के साथ। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि नाम लेना हो सकता है मुश्किल हो। एक महिला थी अ, उनकी जो है तीसरी बच्ची हुई हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जब बच्ची का जन्म हुआ, उससे पहले उनके लड़की के भाई और उनके पति साथ थे, लेकिन जब पता चला लड़की है, तो वो सब छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि लगातार उनकी तीसरी बेटी थी और यह बोल कर गए, "यदि घर आओगे, तो फिर बच्चे को मार कर आना।" वो महिला भी क्या करती? वो सोच कर गई और हॉस्पिटल में बहुत ठंड का टाइम था उस टाइम नवंबर-दिसंबर था, तो वो क्या की बच्चे का जो है कपड़े हटाकर ऐसे ही छोड़ दी और देखती रही कि कड़ाके की ठंड में ये रात भर में मर जाएगी। लेकिन वो सुबह तक जीवित रही। उसके बाद वो महिला बच्चे के लिए संघर्ष करती है। आप समझ सकती हैं जब एक महिला को एक छोटी-सी बच्ची के लिए संघर्ष करना पड़े, तो हम कहाँ से इस नारी सशक्तिकरण की बात करें और कहाँ से हम विश्वास करें कि नारी सशक्तिकरण भी कुछ है और इससे महिलाओं को सुविधा होती है। देखो बात ये भी है और बात एक ये भी रहती है कि बहुत सारी नारियाँ, बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं और जागरूक ना होने का बस एक कारण शिक्षा की कमी, है ना? आत्मविश्वास नहीं होता कि हम ये कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैम, बहुत सारी महिलाएँ और बहुत सारी लड़कियाँ भले ही वो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत बड़े शहरों से आती है, बहुत पढ़-लिख कर आती है, लेकिन कई हाँ, बार उन्हें उनके राइट्स के बारे में पता नहीं होता। नहीं पता होता। एक और चीज़ हो जाती है कि वो अपने घर में देखती है कि हमारी मम्मी ने क्या फेस किया है, हम क्या फेस करके आए हैं और वो यही सोच के अपने बच्चों पे हाँ, ठीक है, मैं तो अपने बचपन में मुझे मम्मी ने ऐसे ट्रीट किया था, मेरी मम्मी ने बड़े होके ये देखा, मैंने ये किया हाँ, तो मेरी बेटी भी वही करेगी। वो ये नहीं सोचती कि जो चीज़ मैंने फेस करी है वो मेरी बेटी ना करे। कि ना एक फेस बहुत ही करें, राइट। एक बहुत ही फ़ेमस बुक है नॉट विदाउट माय डॉटर ये एक मुस्लिम लेडी की बुक है जो कि पूरी तरीके से अमेरिकन नहीं होती, वो एंग्लो अमेरिकन है। तो उस बुक में उसने बताया है कि वो कैसे अपनी और अपनी बच्ची के जीवन में वो उसने जो परेशानियाँ फ़ेस की, हम जानते हैं कि मुस्लिम महिलाओं की या किसी भी महिलाओं के इसमें कितने संघर्ष होते हैं, तो वो ये चाह रही थी कि उसकी बेटी को वो फ़ेस ना करना पड़े। तो वो जंगलों के पार वो 4 दिन वो जंगल से
चलते हुए अमेरिका से बाहर निकलती है, वो बुक मैं हुँ। सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो एक बार ज़रूर पढ़ें। तो ऐसी कई सारी महिलाएँ हमने भारत में भी देखी है। अ, मैं आकांक्षा मैम आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे एक तो क्या होता है कि हम एक तो बेटी होना सबसे बड़ा ये माना जाता है कि हाँ, बेटी हो गई मतलब हमारा नसीब अच्छा नहीं था। और ऊपर से अगर वो बेटी डिसेबल हो जाए, ब्लाइंड हो, तब तो फैमिली का रिएक्शन कुछ और ही होता है। तो आप उन पेरेंट्स को क्या कहेंगे कि वो अपनी बेटी को या अपनी एक विजुअली इम्पेयर्ड बेटी को क्या कैसे ट्रीट करें? मैं उन सभी माता-पिता से बस यही कहूँगी कि अ, बेटी को चाहे कोई भी दिक्कत हो, चाहे वो किसी भी तरह की दिव्यांगता क्यों ना हो, तो अब तो हमारे देश में इतने सारे इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, हर तरीके के इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं कि जहाँ पर चाहे वो विज़ुअली इम्पेयर्ड हो के लिए हो, चाहे वो किसी भी तरीके की दिव्यांगता क्यों ना हो, तो उसको अच्छे से पढ़ाएँ और उसको ये ना सोचें कि भई ये दिव्यांग पैदा हो गई है, तो अब इसका क्या करेंगे और हमारी तो किस्मत ही खराब हो गई। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना है और स्पेशली लड़कियों को तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन होता है ना कि लड़कियों को ज़्यादा लोग लेके बोलते हैं कि अरे लड़की एक तो लड़की पैदा हो गई, ऊपर से दिव्यांग पैदा हो गई। है ना? तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना सोचें, उसकी परवरिश अच्छे से करें और स्पेशल स्कूल्स हैं, वहाँ पे जाके उसका एडमिशन कराएँ, अच्छे से उसको पढ़ाएँ और सेल्फ डिपेंडेंट बनाएँ, कि ताकि आगे चल कर के उसे कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। उसे उसके अधिकारों के बारे में बताया जाए कि भई ये तुम्हारे अधिकार हैं। तो सभी माता-पिता जो भी सुन रहे हैं और हम जिनके भी घर में ऐसे बच्चे हैं, स्पेशली उन्हीं को मैं बोलूँगी कि ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि वो कुछ नहीं कर सकते, जब भगवान एक दरवाज़ा बंद करते हैं, तो बहुत से दरवाज़े खोल भी देता है। तो बिल्कुल निराश ना हों और बहुत सारे दरवाज़े खुल चुके हैं, तो अच्छे से जो है उनकी परवरिश करें और खूब आगे बढ़ाएँ। जी, बिल्कुल मैम, हमने तो टिफ़नी ब्रा और प्रांजल पाटिल जैसे और हिमानी बुंडेला जैसे कई ऐसी बिल्कुल। महिलाओं को विजुअली इम्पेयर्ड महिलाओं को अब शिखर तक पहुँचते हुए देखा है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी जैसे कि मैं एक बेटी शिक्षा के लिए जाती है। अब वीआई हो तो और भी बोला जाता है कि नहीं चलो तुम्हें पढ़ना है तुम अपने-अपने शहर में पढ़ लो। अब जैसे कि बहुत सारे शहर हो गए, दिल्ली की अगर हम बात करें तो वह सेफ नहीं माना जाता है लड़कियों के लिए, ठीक है। अब ऐसे में पेरेंट्स जो होते हैं, दूसरे शहर से अपनी बेटियों को दिल्ली नहीं भेजना चाहते। 12th के बाद अगर वो आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू यूनिवर्सिटी जैसे में पढ़ने का सपना रखी, तो नहीं रख सकते। तो मैं ये जानना चाहूँगी क्या कोई भी शहर अनसेफ होता है या फिर हम अपना माइंडसेट ऐसा बनाएँ कि हाँ, ये जगह सेफ है मेरे लिए या महिलाओं के लिए और ये जगह अनसेफ है, क्या कहेंगी आप? ये सिर्फ़ हमारा माइंडसेट हमने बना रखा है कि दिल्ली जैसा शहर खराब है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, घटना तो कहीं भी हो सकती है। आपके साथ अगर होना होगा तो घर बैठ के भी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें एक तरीके से बकवास ही कही जा सकती है कि लोगों ने ये माइंडसेट कर रखा है कि यानी नहीं दिल्ली जाएँगे तो दिल्ली में हमारे संग ये चीज़ हो जाएगी। और बिल्कुल आपने सही कहा है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो आफ्टर 12th बच्चों को दिल्ली नहीं भेजना चाहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बिल्कुल हमारी बेटी वहाँ जाएगी तो उसके संग कुछ ना कुछ हो जाएगा या वो बिगड़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, अगर हम सही तो सब सही। और जो होना होगा वो घर बैठ के भी हो जाएगा, जो नहीं होना होगा वो बाहर निकल कर के भी नहीं होगा। मैम सिर्फ़ दिल्ली में इस तरह के मामले नहीं देखे जाते हैं। आप कुछ दिन हर जगह पहले होती झारखंड हैं। में भी हुआ था, बिल्कुल, तो ये हम समाज की मानसिकता कहें या क्या कह मा सकते हैं? ये मानसिकता है समाज की। कोई भी जगह अनसेफ नहीं होती। आप कहीं भी जाओ, लड़कियों के लिए कोई भी जगह जो है सेफ नहीं होती, है ना? कि वो सिर्फ़ एक दिल्ली बिल्कुल आ चुका है नाम वहाँ पे कि हाँ, नहीं दिल्ली, दिल्ली।
तो ऐसी मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी जगह है कि जो ज़्यादा सेफ हो या बहुत ज़्यादा अनसेफ हो। तो वो हमारी मानसिकता होती है और कुछ नहीं होती। मैं ऐसे ही रिसर्च कर रहा था तो मुझे मुंशी प्रेमचंद जी की एक बुक मिली जिससे मैंने थोड़ा-सा रिसर्च किया, पढ़ा, अनाथ लड़की। तो उसमें जो एक पारिवारिक लड़की होती है जिनके माता-पिता होते हैं, उनके साथ तो प्रॉब्लम होता ही होता है। एक अनाथ लड़की के साथ क्या होता है, वो भी आप सब पढ़ें और अपने आप पे महसूस करें। बात हो रही थी यहाँ पे यदि महिलाएँ या लड़कियाँ शिक्षित हो, तो क्या समस्याएँ नहीं होती हैं? उन पे भी होती है। मैं छोटी-सी पंक्ति मैंने पढ़ा था, जहाँ पे इस तरह से कुछ थी, एक लड़की अंधेरे रात में निकलती है, इट मीन्स वो कॉलेज से आ रही होती हैं और लेट होती हैं, तो वो अपनी दर्द कुछ इस तरह बयाँ करती हैं, मुझे इस अंधेरे रात में भी निकलने से डर लगता है क्योंकि कोई ऐसा था, किसी की साया ऐसी थी जो मुझे छू रहे थे। मुझे वो हाथ अभी भी याद है जब एक हाथ ने मेरा मुँह दबाया और दूसरे हाथ ने आँचल खींच दिया। वो रात में सारी नारी की सम्मान तार-तार हुई और सारी नारी शक्ति और शिक्षा की ज़ार-ज़ार हुई। कहते हैं ना, जब सुबह उठी भी तो ना तो कोई कपड़े थे, ना कुछ और, उल्टे समाज हम ही पे ताना मार रहे थे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली थी तू रात में? क्या मेकअप था, क्या गहना था? क्या छोटे कपड़े पहना था? इस तरह की सवाल होते हैं। तो और तो और चिल्लाते भी रहो, फिर भी आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक पे फ़ोटो इ इधर से उधर करने के लिए जो है फ़ोटो खींचते हैं, ना तो आपकी चिल्लाओ, कुछ भी करो, वो नहीं होता। तो एक समान लड़कियों के साथ ऐसा होता है जो बिल्कुल पूरी तरह से सक्षम हो और पढ़ी-लिखी हो, उनके साथ ऐसा प्रश्न होता है, क्यों कोई नहीं था साथ में? क्यों निकली थी रात में? क्या मेकअप थे, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे? इस तरह की मानसिकता को आप क्या कहना चाहेंगे? उम, देखो इस तरह की मानसिकता अ, इस तरह की मानसिकता वाले लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी है। लोग कहते हैं कि लड़कियाँ कम कपड़े पहनती हैं इसलिए उनके साथ होता है। तो छोटी बच्चियों के संग क्यों होता है? या जो ओल्ड एज की जो लेडीज़ होती हैं उनके संग क्यों होता है? ये सारी चीज़ें हमारी मानसिकता पर डिपेंड करती हैं कि हम किस तरीके से उन सब चीज़ों को देख रहे हैं, क्या हमारा नज़रिया है। और लोग तो सिर्फ़ बोलते हैं, अब वही चीज़ है ना कि अगर हम कहें कि जब जो बोले उसके संग अगर वो चीज़ हो तो पता चले, है ना? तो वो हमारी मानसिकता, हमारा नज़रिया क्या है, उस चीज़ पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। बिल्कुल मैम, आप सही कह रही हैं क्योंकि समाज की तो मानसिकता ही ऐसी है, लेकिन आप जो पेरेंट्स हैं, जो मम्मी-पापा, भाई-बहन जो भी हैं, वो सपोर्ट करें। ऐसा बस, बहुत होता है कि सिर्फ़ ऐसा मान लिया जाता है कि नहीं छोटे कपड़े की वज़ह से हुआ, मेकअप की वज़ह से हुआ, गहना की वज़ह से, ऐसा नहीं। 65 साल के साथ मैंने कुछ दिन पहले ही मामला देखा था, बिहार, झारखंड 65 साल, 70 साल जो कि नवरात्रि कर रही हैं, उनके साथ जाकर बलात्कार किया जा रहा है। वही ये चीज़ है। तो शिक्षा सिर्फ़ देने से बहुत कुछ नहीं होता, आप व्यावहारिक तौर पे भी मज़बूत बनाना पड़ेगा। जैसे कोई लड़कियाँ जा रही हैं, उनके मम्मी-पापा 100 बार प्रश्न करेंगे, मैं अकेले जाके छोड़ दूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप नज़र रखिए, बिल्कुल रख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी ज़रूरी है आप ट्रेनिंग दें, आप अकेले चलने के लिए छोड़ दें। उल्टी कुछ परेशानी बहुत सारी लड़कियाँ इसलिए नहीं अपने प्रॉब्लम बता पाती हैं घर आकर, क्योंकि उनको बोला जाता है थोड़ा तू ही साइड हट जा, वो तो लड़के हैं, आजकल तो ऐसे हाँ, यही है, यही करेंगे। तो फिर बिल्कुल। कई बार लड़कियाँ परेशानियाँ इसीलिए भी नहीं बताती क्योंकि उन्हें वो डर जाती है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, अ, घर पे क्या बोलेंगे। एक अभी की बात है, पुणे में हुए एक इंसिडेंट की बात है।
अ, 9th स्टैंडर्ड की बच्ची है, जो ट्यूशन जाती थी, ठीक है? ट्यूशन एक फैमिली में जाती थी, तो वहाँ पे ये 3 बहनें थी, तीनों बहनें ट्यूशन जाती थी। एक शायद बहुत छोटी थी, 3rd या 4th स्टैंडर्ड में थी, एक 6th में और एक 9th में, ऐसे 3 बहनें जाती थी। तो तीनों दिखने में अच्छी थी, बट 9th में जो लड़की थी, वो दिखने में बहुत सुंदर थी। और हम जानते ही हैं सब कि एक ग्रोइंग एज होती है, तो कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जो सामने वाले को नोटिस हो जाते हैं। और वो सर ने क्या किया कि उन्होंने अपनी वाइफ़ और उनकी जो बच्चे थे, उनको घर से बाहर निकाल के और उसकी दोनों बहनों को भी बोला कि तुम जाओ, और क्योंकि ये 9th स्टैंडर्ड में है, मुझे इसकी एक्स्ट्रा पढ़ाई लेनी है, तुम्हारी मम्मी को बोलना कि मैं इसको बाद में भेजूँगा। ऐसे करके उस बच्ची को बिठाते थे और फिर बाद में 1 महीने तक उस लड़की पे बलात्कार हुए, और वो लड़की घर आकर अपने आजू-बाजू में या इवन अपनी बहनों को भी कुछ नहीं बता पाई। जब वो चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच गई और एक बार जब उसकी मम्मी ने कुछ गलत होते हुए देख लिया, तब चीज़ें निकल कर बाहर आई। तो ऐसी-ऐसी डरावनी चीज़ें हमें देखने मिलती है, जहाँ एक ट्यूशन टीचर जो सालों से उनको पढ़ा रहा है, वही ऐसा करे, तो मतलब देखो, शिक्षक जैसी पदवी पर होकर लोग ऐसा करते हैं, तो क्या बोल सकते हैं? ये सारी चीज़ें देखिए वहाँ पर होती हैं जहाँ जिस स्कूल में, जिस कोचिंग सेंटर में या जिस यूनिवर्सिटी में महिला शिक्षा नहीं होती है। जैसा कि आपने अभी ज़िक्र किया, जहाँ पे महिला शिक्षा की कमी होगी, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बहुत देखने को मिलेगी। अगर जिस स्कूल, कोचिंग सेंटर या यूनिवर्सिटी में महिला शिक्षा होगी, तो वहाँ पे एक तो सकारात्मक माहौल बनेगा। उन्हें उनके हिसाब से वो बताएँगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी हैं, जहाँ पे महिला शिक्षा की भी कमी है। जी, बिल्कुल। अ कई बार होता क्या है, जब बेटियों के मामलों में ये देखा जाता है, आज जैसे न्यूज़ में आ गया कि हाँ, इधर-इधर इस लड़की का बलात्कार हुआ, उसको कुएँ में डाल दिया, या ऐसी नकारात्मक जो न्यूज़ टीवी पे आती है, जो फ़ोटो शेयर किए जाते हैं, जो वीडियो शेयर किए जाते हैं, कई बार वो चीज़ें नकारात्मक रूप ले लेती है। जब कोई किसी घर की कोई बेटी बाहर जाना चाहे, तो उससे सबसे पहले सवाल किया जाता है और ये बताया जाता है कि तुमने देखा नहीं निर्भया के साथ क्या हुआ? क्या तुमने देखा नहीं हाँ, मानसी के साथ क्या हुआ? वो अच्छी बिल्कुल। चीज़ें तो दिखाते नहीं है, जो नकारात्मक होगा वो सबसे पहले दिखाएँगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? नेगेटिव बातें ज़्यादा बताई जाती हैं, पॉज़िटिव बातों की अपेक्षा। आप जितना नकारात्मक सोचोगे, उतनी ही जो है आपके आस-पास का जो वातावरण है, वो भी नकारात्मक तरीके से उत्पन्न होगा। आपको चीज़ें भी आपको पॉज़िटिव वे में वो चीज़ें कभी नहीं मिलेंगी। आपने जैसा सोचा, आपके संग वैसे ही होने लगेगा। तो होता है ना कि आप कहीं जा रहे हो, "अरे यार! ऐसा काम मत करो।" मैं अपना बताऊँ अगर, तो मुझे बहुत से लोगों ने बोला स्टार्टिंग में कि यार पढ़ाई बहुत टफ़ है, ठीक है? मुझे बहुत लोगों ने बोला कि इतना क्यों तुम पढ़-पढ़ के करोगे क्या? है ना? हर चीज़ में नेगेटिव सोच रखना, मतलब जब भी मैं उनसे बात करूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे तो इससे नेगेटिव वाइब्रेशन मिल रही है इनसे, मैं क्या बात करूँ? तो ये लोगों की सोच होती है कि आप जितना हो सके नकारात्मक सोच रहे हो तो नकारात्मक लोगों को बताते रहो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमेशा चीज़ें बुरी नहीं होती हैं, कहा जाता है कि लोग समाज में लोग बहुत बुरे हैं, लेकिन समाज में कुछ लोग अच्छे भी हैं। तो अगर हम नकारात्मकता को ही देखते रहेंगे, तो कभी हम कुछ अच्छा नहीं कर पाएँगे। यही डर रहेगा कि नहीं उसके साथ हुआ है ऐसा, तो मेरे साथ भी हो जाएगा। तो नेगेटिविटी बिल्कुल हटा दें, इससे आपके आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। एक और चीज़ होती है कि जब एक बेटी किसी घर की बेटी शिक्षा लेती है और जॉब के लिए जाती है, तो ऐसा कहा जाता है कि लड़कों के लिए डॉक्टर, इंजीनियर होता है, लड़कियों के लिए आमतौर पे हुँ, टीचर की जॉब होती है। अब ये बिल्कुल। मेरा अपना खुद का भी एक्सपीरियंस है।
जब हम किसी को कहते हैं कि हाँ, हम आईटी में जॉब करने जा रहे हैं, हम आईटी परस्यू कर रहे हैं या कोई बेटी डॉक्टर बन गई, कोई बेटी इंजीनियर बन गई, आईआईटी कर रही है या स्पोर्ट्स में है, तो लोग ऐसे रिएक्शन देते हैं कि पता नहीं मतलब नहीं बोल सकते, कुछ कुछ कर ही नहीं सकते हम उनके रिएक्शंस के आगे। तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी? मतलब भगवान ने तो ऐसा थोड़ी कहा है कि हाँ, बेटा बेटा हुआ तो वो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, बेटी हुई तो एक तो वो पढ़ेगी नहीं, पढ़ी तो वो टीचर बनेगी। आप क्या कहेंगी? अ, देखो, सबसे पहली चीज़ तो जो लोग जो इस तरीके की धारणाएँ रखते हैं कि लड़का ही डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है और सिर्फ़ लड़की टीचर ही बन सकती है, तो या फिर लड़की सिर्फ़ घर का काम कर सकती हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है। टीचर भी बहुत दूर की बात है, कुछ लोगों का तो दृष्टिकोण ऐसा होता है, आपने देखा होगा, जो हमारे के पाठ्यक्रम है, वो 37% भी बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त जी, से जी, आप मतलब बिल्कुल। ये लगा सकते हो ना कि जो करिकुलम है हमारे यहाँ का, जिसे हम कह सकते हैं लिंग पूर्वाग्रही। तो वहाँ पे अक्सर किताबों में देखा होगा आपने ना कि लड़कियों को इस घरेलू रोल में दर्शाया गया है। लड़कों को जो है एक स्ट्रॉन्ग बिज़नेसमैन के रूप में दर्शाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी लोगों के दिमाग में ना लड़के-लड़कियों को लेकर के भेदभाव उत्पन्न करती हैं, कि लड़का ये काम कर सकता है, लड़की ये काम नहीं कर सकती है। या स्कूल चलाने चलाने में जो संस्थाएँ होती हैं या शिक्षक होते हैं, उनका दृष्टिकोण भी ऐसे ही होता है। 37% ace. यस मैम, मैं इसी बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा। नारी सशक्तिकरण और शिक्षा, वर्तमान शिक्षा, दोनों को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा और दोनों को एक दूसरे से जोड़ना चाहूँगा। बात सिर्फ़ इतना तक सीमित नहीं है। आप देखें तो नेगेटिव और पॉज़िटिव तो होना ही है, लेकिन आप दूसरे के भरोसे छोड़ देते हैं, हाँ, सरकार की योजना है, अच्छा ठीक है, इससे हो जाएगा। सरकार का सिर्फ़ काम है वो योजना वो पब्लिश करते हैं, उनका काम है योजना देना। लेकिन आप कई बार ऐसा करते हैं, नहीं, अभी मेरे तक तो आया नहीं, आप जाकर लीजिए, तभी तो। हम बातें करते हैं, नहीं, प्रियंका रेड्डी के साथ क्या हुआ और क्या हुआ? बिल्कुल ये गलत है। इसमें कहीं न कहीं नारी सशक्तिकरण, और वो तो पढ़ी-लिखी थी, वो खुद डॉक्टर थी। तो यहाँ पे हमें लगता है हाँ, सरकारें गलत हैं। लेकिन वही जब हम बात करते हैं मीराबाई चानू या फिर अरुणिमा सिन्हा, मतलब इनकी तो पूरे पैर ही कट गए थे, फिर भी ये जाके फ़तह कराती हैं। अभी हाल ही में वर्ल्ड कप खेले गए, अंडर 19 भारत की बेटियों ने चैंपियन बनकर दिखाया। तो बहुत सारी एग्ज़ाम्पल हैं, और आप किस तरह से सोचते हैं, आपकी बहुत सारी नज़रिया है। यदि अभी जो वर्ल्ड कप आया है, अंडर 19 वर्ल्ड कप जो आया है, सच बताऊँ आप सभी भली-भाँति जानते होंगे, अभी तक इंडियन जो मेन वुमेन्स टीम है, उन्होंने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, लेकिन भारतीय अंडर 19 प्लेयरों ने जीता है, क्योंकि इससे पहले जो थी सारी प्लेयर, उन्होंने संघर्ष किया, और आज यही जो कैप्टन है, अर्चना देवी आप देख रही हैं, और अंडर 19 की कैप्टन शेफाली वर्मा, इन्हीं के माता-पिता बोलते नहीं तुम तो लड़की है, तुम कैसे खेलेगी क्रिकेट? तो फिर पॉसिबल नहीं है। इनकी बात एक एक दिन जो है इनके पिता स्टोरी शेयर कर रहे थे कि मैं जब एडमिशन कराने गया तो मेरे आस-पास था ही नहीं, वहाँ पे गर्ल्स के लिए एडमिशन लेना, क्रिकेट स्पॉट कुछ था नहीं। तो मैंने लड़के के नाम से एडमिशन दिलाया और लड़का बनकर रहती थी। तो ऐसे-ऐसे माता-पिता होंगे तभी तो आगे बढ़ेंगी ना। तो हमारे यहाँ की जो स्कूल की स्थितियाँ हैं, वो भी यही सारी चीज़ें हैं ना कि जिससे माता-पिता को लगता है कि यार अगर एजुकेशन अच्छी ना मिली या स्कूल की जर्जर स्थिति हुई, है ना? या स्कूल कॉलेज बहुत दूर हुए, आने-जाने में असुविधा होगी। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण है, जिससे जो है शिक्षा लड़कियों की नहीं हो पाती है।
जी हाँ, बिल्कुल जैसे कि अभी सर बता रहे थे, जैसे हम सभी ने हुँ। ये दंगल मूवी तो देखी ही है। उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे एक पिता अपनी बेटियों को गोल्ड मेडल जिताने के लिए उसके प्रयास कितने होते हैं। अगर हर माता-पिता ये ठान लें कि नहीं हमारा चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, उसे कहीं न कहीं जहाँ पे भी वो जाना चाहे उस शिखर तक उसे पहुँचाना है, तो फिर ये दुनिया कोई कम नहीं है कि वो उस किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि उस बेटी या उस बेटे को रोक कर दिखाए। एक और आजकल इश्यू चलता है, हम देखते हैं स्पेशली बांग्लादेश से कानूनी तौर पर लाए जाते हैं, उसमें वुमेन ट्रैफिकिंग का एक कांसेप्ट है। मैम आप वुमेन ट्रैफिकिंग के बारे में क्या कहेंगी? हुँ। इसके बारे में मैं क्या बोलूँ इसके बारे में? मुझे इसके बारे में ना बहुत शब्द नहीं है मेरे पास। जैसे कि क्या हुआ? हेलो? यस मैम। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? यस मैम, आ रही है। ओके। इस मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। ओके मैम। हम अभी सेलिब्रेट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप सभी जानते हैं एक महिला का ही आइडिया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की। जब 1908 में एक ये बेसिक आप कहें तो मज़दूर आंदोलन से हुआ था। न्यूयॉर्क में 15,000 महिलाएँ आंदोलन कर रही थी अपनी वेतन के लिए और 8 घंटे की वर्क के लिए। तो तभी 1909 में फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था अमेरिका में। और इसके बाद Notification from WhatsApp. 1909 के Surrender proof. बाद Voice message. Not 1910 text input में window. अमेरिका की क्लारा ज़ेकिन, इन्होंने ही 17 देशों की 100 महिलाओं को एक साथ बुलाया और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रस्ताव रखा, यदि हम राष्ट्रीय महिला दिवस को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाएँ तो कैसा होगा? फिर इन्हें 1945 के बाद संयुक्त राष्ट्र में रखा गया, जो हम कहते हैं। तो 1975 में आप कहें तो बेसिकली ये प्रारंभ हुआ और फर्स्ट टाइम का जो थीम था, सेलिब्रेटिंग प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर फॉर फ्यूचर प्लान फॉर फ्यूचर। तो यही कहते हैं, आप वर्तमान को तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप फ्यूचर को छोड़ देते हैं। वर्तमान को सेलिब्रेट करते-करते आप पास्ट को सोचते हैं, नहीं कल मैंने ये किया था। तो फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं? अभी बहुत सारी समस्याओं को लेकर जो है सब एक-दूसरे पे टिप्पणी करते हैं। नहीं 10 साल पहले आपने क्या किया था? उन्होंने जो किया था वो तो किया था, वो तो उनका टाइम गया। बट आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आप क्यों नहीं सोचते हैं? आप कहीं ऐसा भी होता है, मैंने कहीं पे कन्वर्सेशन सुना था, एक लड़की शायद 12th में लेना चाहती थी, मतलब पास हो चुका था अच्छे खासे नंबर से 12th 75% आई थिंक था। बट वो यूजी करना चाहती थी, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहती थी ग्रेजुएशन में। तो उनकी मम्मी कहती है कि मैं भी तो इतनी ही पढ़ी थी, मेरी मम्मी भी मुझे इतनी ही पढ़ने दी, तो आप क्यों इससे ज़्यादा हुँ, पढ़ोगे? अब इसमें आप क्या कहोगे? यदि शायद आपके साथ ऐसा होता तो आज आप बैंक में नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। इसमें बता दिया जाता है लड़कियों को स्पेशली लड़कियों को बताया जाता है घर में कि अरे तुम्हारी मम्मी ने इतना पढ़ाया, तुम्हारे भाई-बहन ने इतना पढ़ा, तो तुम आगे पढ़ के क्या करोगे? उन लड़कियों में लड़कियों के लिए एक फाउंडेशन एक लिमिट तक हो जाता है कि नहीं लड़कियों को सिर्फ़ इतना ही करना है, क्योंकि तुम्हारे भाई-बहन ने, तुम्हारे घरवालों ने 32% AC. 32% AC. इतना ही किया है, तो आगे क्या करोगे जा कर के? क्या करोगे बढ़ कर के? क्या करना? मतलब हर चीज़ में बता दिया जाता है कि नहीं तुम्हारी लिमिट इतनी ही है, उससे आगे नहीं जाना है। या तुम्हारे घरवालों ने इत ऐसे इतना ही यही काम करना है, तो आपको भी यही काम आगे करना है।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पढ़ाई का कभी अंत नहीं होता। आपका अगर बच्चा पढ़ना चाह रहा है, तो खूब पढ़ाओ, ये सोच के मत बैठो कि नहीं जी हमने इतनी पढ़ाई की है, तो हमारा बच्चा भी इतना ही पढ़ेगा। तो ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल और कई बार तो ये भी कहा जाता है कि तुम ज़्यादा पढ़ लोगी, तो तुम्हारे लिए शादी लायक कोई लड़का नहीं मिलेगा, हाँ, तुम्हारी नहीं शादी नहीं मिलेगा। होगी। हुँ, तो इस वजह से भी लड़कियों को ग्रेजुएशन के बाद भी यदि कोई लड़की पीजी करना चाहे, ये पीएचडी करना चाहे या कुछ और करना चाहे, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि तुम ज़िंदगी भर पढ़ोगी तो घर-परिवार कब बसाओगे? ये बात बसाओगे। लड़कों के लिए अप्लाई नहीं होती। अ, एक चीज़ मुझे याद आ रही है आज एक मैंने कोर्स किया था वुमेन्स सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस नाम का कोर्स था। तो मैं अपने फर्स्ट ईयर में थी तब मैंने किया था, तो उसमें एक बहुत अच्छा एक आर्टिकल था, जिसमें कि बताया गया था हम कई बार सोचते हैं कि जेंडर और सेक्स एक होता है। तो उसमें उन्होंने बताया था कि आप जब बोलते हो कि जेंडर तब आप जेंडर मतलब क्या तुम लड़की हो, तुम लड़का हो और सेक्स मतलब भी तुम लड़की हो, तुम लड़का हो। पर रियलिटी में होता क्या है कि ऐसा बोला जाता है, ऐसे रिसर्च में आया हुआ है कि जब हम जेंडर इस वर्ड को यूज़ करते हैं, तो वो बायोलॉजिकल नहीं होता है, वो ह्यूमन डिफाइंड है। हुँ, जब हम जेंडर की बात करते हैं तो कई बार ये बोला जाता है कि अच्छा लड़की है मतलब इसके ये काम है, एक इमेज बन जाती है नहीं? जब हम फीमेल इस वर्ड को देखते हैं, जेंडर इस वर्ड को देखते हैं, तो हमारी एक इमेज बन जाती है अच्छा हाँ, लड़की मतलब इसके कुछ स्पेसिफिक काम है, लड़का मतलब एक स्पेसिफिक काम है। मतलब ये बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, ह्यूमन डिफाइंड है। तो इसीलिए कई बार बोला जाता है कि आप जेंडर इस जब आपको ये पता करना हो कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो लड़की है या लड़का, तब आप जेंडर का यूज़ मत करो क्योंकि जेंडर के साथ बाकी सारी चीज़ें आ जाती है, जो कि एक लड़की से या एक लड़के से लेकर ये होती है। तो मैम क्या ये सही बात है? आप इस पे क्या बिल्कुल सोचती है? गलत बिल्कुल गलत चीज़ है। ऐसा कोई भी अ, ऐसा कोई भी काम नहीं है आज के समय में देखा जाए कि जो लड़कियाँ ना कर पाएँ और अ, होता है दिमाग में ना लड़कियाँ सिर्फ़ घर का ही काम करती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कियाँ आज घर का काम भी कर रही हैं और बाहर का काम भी सँभाल रही हैं। वो जॉब भी करती हैं तो घर आके घर का काम भी देखती हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ काम करती हैं। कि अगर अगर हम बात करें कि कहते हैं कि अरे! वो कमा कर के आया है, वो थक गया, उसको 1 गिलास पानी दे दो, तो क्या लड़कियों पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती कि लड़कियाँ भी कमा के आ रही हैं, आपका घर भी चला रही हैं, बाहर भी काम कर रही हैं, तो ऐसी अगर जो सोच रखते हैं, वो बिल्कुल गलत है, ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। लड़कियाँ अब हर काम में आगे हो रही हैं, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो ऐसी सोच बिल्कुल भी ना रखें। लड़के अगर काम कर रहे हैं, तो लड़कियाँ उनसे ज़्यादा काम कर रही हैं। बिल्कुल मैम और ये एक ऐसा मुद्दा है इस पे बात करें तो काफ़ी समय व्यतीत हो जाएगा। तो बिल्कुल पॉज़िटिव रहें और लड़कियों और लड़कों में सम्मान भाव और सिर्फ़ किसी और के भरोसे ना रहें। अपना मौलिक कर्तव्य जो होता है वो समझें, चाहे वो लड़की हो, चाहे माता-पिता हो, वो निभाएँ या भाई हो या बहन हो, जो भी हो। तो मौलिक कर्तव्यों को निभाते हुए आप अच्छी शिक्षा दें, अच्छी संस्कार दें। यदि लड़की है या लड़का है, जो भी है, दोनों को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप एक के साथ करो, बिल्कुल नहीं, सबके साथ करो। और आप सिर्फ़ सरकार के भरोसे या फिर हम ऐसा ना करें कि अरे! हमारी लड़की बाइक चलाएगी, पड़ोसी क्या बोलेंगे? तो ये सारी चीज़ों पे ये नकारात्मक शक्तियों को छोड़कर आप सकारात्मक की ओर जाएँ और पॉज़िटिव वे में सारी चीज़ों को लें। तो आज का ये हमारा सेशन आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। उनसे पहले आपके पास कोई क्वेश्चन हो सेजल मैम तो बताइए, नहीं तो आकांक्षा मैम के साथ कुछ रैपिड फायर राउंड खेलेंगे छोटा-सा। नहीं, नहीं सर मेरे पास भी कोई क्वेश्चन नहीं है। रैपिड राउंड खेलने के लिए रेडी है। ओके, तो बहुत बार ऐसा होता है, हम किसी दिन को बहुत ख़ास तरीके से मनाते हैं,
अगले दिन छोड़ देते हैं। ऐसा ही है आज का दिन अर्थात 8 मार्च। हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े ही उत्सव से, बड़े ही अ, खुशनवा तरीके से मनाते हैं, बड़े ही गौरवान्वित उस दिन महसूस करते हैं, सभी को आमंत्रित करते हैं, लेकिन उसके अगले दिन फिर कुछ नहीं होता है। हम उस दिन स्टेज बनाने में और सारी चीज़ों में बहुत पैसे खर्च कर देते हैं, बहुत बजट इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हम ये ना करके कुछ और करें थोड़ा-थोड़ा प्रत्येक दिन या फिर हम बालिका उच्च विद्यालय या कुछ और चीज़ों में हम बजट इन्वेस्ट करें तो आपको कैसा लगता है? ये कैसा रहेगा? अ, देखो जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, तो इन्वेस्टमेंट वहीं करना चाहिए जहाँ पर आप जो सोचो कि हाँ, अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कम हो। तो ऐसे बहुत सारे फ़ील्ड्स हैं कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कोई भी एनजीओ बना सकते हो, है ना? शिक्षा के क्षेत्र में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहाँ पे लगे कि हाँ, वहाँ पे ये काम होगा और अच्छे से होगा। मैम आपकी रोल मॉडल कौन है? मेरी रोल मॉडल मेरी मदर। सच बताऊँ तो मैं भी यही चाहता था कि आप यही जवाब दें और मुझे भी यही पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था कि यही आंसर आएगा। मेरी मदर मेरी रोल मॉडल हैं। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, वो आज भी मुझे इतना सपोर्ट करती हैं। सोचो कि मेरी जो पोस्टिंग हुई है, वो लखनऊ से बाहर हुई है, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे हुई है, वो मेरे संग यहाँ रह रही हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मतलब मुझे पता नहीं चलने देती हैं कि हाँ, ये प्रॉब्लम हो रही है या ऐसा कुछ हुआ है। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा कि कैसे चीज़ों को लेके चलना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले का अगर मैं आपको बताऊँ, तो मैं घर जा रही थी, तो मुझे कैब नहीं मिल रही थी। हमेशा मेरी आदत है कि मैं कहीं आऊँ-जाऊँ तो कैब से जाऊँ। तो थक-हार के मैं बस से गई और उस टाइम बस में भी इतनी भीड़ थी कि खड़ी होकर के गई। मैं लखनऊ तक यहाँ से मैं मुझे मतलब बहुत इरिटेटिंग हुई कि क्या यार कैब नहीं मिली। फिर मम्मी ने मुझे बस में ही समझाया। तो मैं ना उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ कि अ, कभी इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आना चाहिए करना चाहिए। अगर कभी ऊँच-नीच हो ऊँच-नीच भी हो, तो उस हिसाब से मैनेज करके चलना चाहिए कि हमेशा आपको एक समान चीज़ नहीं मिल सकती ज़िंदगी में। कभी अप-डाउन्स आते हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हो? तो मेरी रोल मॉडल तो वही हैं, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीख भी रहे हैं और आगे सीखते भी रहेंगे। मैम आप कह रही हैं कि मेरी रोल मॉडल मम्मी है। क्या आपकी मम्मी जॉब कर रही हैं या फिर करती थीं या फिर नहीं, हाउसवाइफ़ हैं। मैम लेकिन आप तो जॉब कर रही हैं, फिर आप तो ज़्यादा पढ़ी-लिखी होंगी अपनी मम्मी से, फिर भी आप मम्मी रोल मॉडल हैं आपकी। देखो, पढ़ा-लिखा होना एक अलग हो गया, लेकिन जो चीज़ें मम्मी बताती हैं, सपोर्ट तो उन्हीं का रहा। हम उनसे पढ़े-लिखे ज़रूर हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में ना अपनी मम्मी से हम बहुत उन मतलब उनके लेवल के नहीं हैं। तो यहाँ पे पढ़ाई मैटर नहीं करती है, जो चीज़ें उनसे पता चलती हैं, जो सपोर्ट उनका मिलता है, वो शायद मुझे दुनिया में किसी भी पर्सन से नहीं मिलता है। जो एनर्जी मुझे उनसे मिलती है, वो मुझे किसी से नहीं मिलती है। तो मेरी बिल रोल मॉडल तो वही हैं, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। बिल्कुल, मैंने ये प्रश्न इसलिए आपसे किया क्योंकि मैं बहुत सारी जगह पे ऐसा देखा हूँ, उन सभी को ये सीख मिले क्योंकि वो ऐसा करते हैं, अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी कर रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं, जब मम्मी का कॉल आ रहा है, इग्नोर कर देते हैं, मम्मी क्या अभी फ़ोन कर दी, पार्टी में हूँ, कितनी बिज़ी हूँ या फिर कुछ समस्याएँ हुई, उनको आप बोलो, जाके मम्मी से सजेशन ले लो, तो वो सीधा मना कर देंगे, मेरी मम्मी तो पढ़ी-लिखी नहीं है। तो ये सबसे गलत थॉट है। आप एक बात को समझ लो और जान लो,
आपके फ्रेंड उतने नहीं जानते हैं जितनी करीब से आपकी मम्मी जानती हैं। आपके फ्रेंड 2 साल, 4 साल, 1 साल से जान रहे हैं, लेकिन आपकी मम्मी आपको तब से जानती है जब आप दुनिया में ही नहीं थे। तो बिल्कुल। इन सारी बातों को ध्यान में रखें और पढ़ाई-लिखाई ही सबसे बड़ी नहीं होती है, व्यावहारिक और कर्तव्य भी कुछ होता है। तो यस मैम? हाँ, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। ओके। तो ये सारी बातों को आप देखें और समझें। पढ़ना अच्छी बात है, सर्विस करना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ने और सर्विस करने तक आप अच्छे हैं, लेकिन जब आप अपनी माँ को भूल जाते हैं, अपने पापा को भूल जाते हैं, फिर यहाँ पे कहीं न कहीं आपके अंदर अहंकार हो जाता है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपसे। मैम आप अपना यूट्यूब चैनल के माध्यम से और क्या करना चाहती हैं? कुछ 3 काम बताइएगा सिर्फ़, जो आपके दिल के बहुत करीब हैं। देखो, सबसे पहला काम तो कि जो लोग क्लास नहीं ले पाते हैं, पे नहीं दे पाते हैं क्लासेस की, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक स्मार्ट क्लास की तरह उन्हें सेशन प्रोवाइड करवाए जाएँ। ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अ, जो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज के हैं, बहुत उनकी एज हो चुकी है, तो उनके लिए ऐसा कुछ हो कि जो आज भी चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ सीखते रहें या फिर कुछ ऐसे मेरे जानने में बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो कोई काम नहीं करते हैं, मतलब स्टार्टिंग से उन्होंने कोई काम नहीं किया, आज उनकी एज इतनी हो गई है, तो उनके लिए वो चैनल अ, जो है अच्छा साबित हो कि वो चीज़ों को देख सीख सकें या उनका एंटरटेनमेंट हो जाए। तो इसलिए मैंने स्टोरीज़ भी कुछ डाली हैं, बहुत अच्छी स्टोरी तो नहीं है लेकिन हाँ, ठीक-ठाक है, ठीक है? फिलहाल तो यही 2 चीज़ हैं, बाकी आगे हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो तो टाइम ही बताएगा, बहुत कुछ नहीं बोलना है मुझे अभी उस टॉपिक पर। अच्छा अब तक आपके बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लेकिन आपका कोई फ़ेवरेट वीडियो? जो आपको भी लगता है हाँ, ये सबसे अच्छा वीडियो फ़ेवरेट तो सब होता है क्योंकि सब मेहनत से बनाए जाते हैं और सारे में जो है हार्ड वर्क होता है। लेकिन फिर भी कोई ऐसा होता है बिल्कुल दिल के बहुत करीब होता है। मेरा एक वीडियो है जिससे मैंने एलोकेन से सॉन्ग जो है एलोकेन से सॉन्ग गाया है, वो मेरा फ़ेवरेट वीडियो है, क्योंकि वो वीडियो वाक़ई बहुत अच्छा बना है और उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है वो वीडियो। ओके तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और आकांक्षा मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी टीम की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जाएँ इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, विज़िट करें और नई-नई जानकारियाँ प्राप्त करें और सेजल मैम और आकांक्षा मैम, आप सभी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं और सेजल मैम आप समापन करें। आप लोगों का पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों का जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं या जितने भी सुनने वाले हैं, सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और स्पेशली आपकी टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस मंच पर बुलाया और मुझे इस योग्य समझा। तो आपका बहुत-बहुत आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आकांक्षा मैम आपका कि आप आए, हमारे साथ इतना वक़्त निकाला और आप अपने बिज़ी शेड्यूल से आकर के हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी और आप यहाँ पर इतने पेशेंटली उपस्थित हुई, तो इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी पूरी टीम का और मेरे साथ आज जो इंटरव्यू ले रहे थे और टीम के प्रेसिडेंट अमित सर का, जिन्होंने इतने अच्छे से इंटरव्यू कंडक्ट किया और धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी यूट्यूब की ऑडियंस और सभी ऑडियंस का, जो हमें सुन रहे हैं और ऐसे ही कार्यक्रम हम हर महीने की किस तारीख को हमारे एक फ्लाइट ऑफ स्पिरिट नामक प्रोग्राम में लाते हैं, तो आप
हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सारे प्रोग्राम्स को फ़ॉलो कर सकते हैं। एक बार सभी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएँ। धन्यवाद। Stop recording.